सो ताकत के ये 4 नियम आपको स्मार्ट बनाएँगे। 48 लॉज़ ऑफ पावर बुक में से मैं हर वीडियो में 4 लॉ बता रहा हूँ और इस वीडियो में जो 4 लॉ हैं, वो आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट देने वाले हैं। बाय द वे इस सीरीज़ का पिछला 3 वीडियो अगर आपने नहीं देखा है, तो उसको बिल्कुल भी मिस मत करिए। उसका प्लेलिस्ट बनाकर मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाकर उस प्लेलिस्ट को देखिए। ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट देने वाला है आपको। चलिए आगे का लॉ देखते हैं। सो लॉ नंबर 13 है व्हेन आस्किंग फॉर हेल्प अपील टू पीपल्स सेल्फ इंटरेस्ट, नेवर आस्क फॉर मर्सी और ग्रैटिट्यूड। जब भी आपको किसी से मदद मांगना हो तो उनको उनका फ़ायदा दिखाइए, उनसे एहसान मत लीजिए, उनसे भीख मत माँगिए। उनको ये दिखाइए कि आपका मदद करने से उनको क्या फ़ायदा होने वाला है और जब किसी चीज़ में उनको अपना फ़ायदा दिखेगा, तो वो खुशी के साथ अपना मदद करेंगे और पूरे दिल से करेंगे। एज़ एन एग्ज़ाम्पल 433 बीसी में 2 किंगडम थे, कौरसाइरा और कोरिन्थ नाम के। अब इन दोनों के बीच वॉर होने वाला था और दोनों अपनी आर्मीज़ के लिए सपोर्ट चाहते थे एक बड़े किंगडम से जिसका नाम एथेंस था। एथेंस जिसके साथ भी जाता उसका जीतना फिक्स था इस लड़ाई में। इन दोनों किंगडम्स ने अपने एम्बेसडर्स को भेजा एथेंस में, जहाँ पर इन एम्बेसडर्स को वहाँ के राजा को कन्विंस करना था इनका हेल्प करने के लिए। तो सबसे पहले कोर्शिया को बोलने का मौका मिला, जहाँ पर उनके एम्बेसडर ने पहले तो ये चीज़ माना कि कोर्शिया ने कभी भी एथेंस का मदद नहीं किया है। किसी भी लड़ाई में इन्होंने एथेंस का मदद नहीं किया है। इवन बहुत से लड़ाइयों में तो इन्होंने एथेंस के दुश्मनों का साथ दिया है। लेकिन अब जब कोर्शिया के ऊपर इतना बड़ा मुसीबत आया है, तो वो एथेंस के पास आए हैं इनका मदद लेने के लिए, क्योंकि उन्हें अपने लोगों का और अपने किंगडम का फ़िक्र है। ये बात कहते हुए एम्बेसडर ने राजा से कहा कि हम आपके किसी एहसान के हकदार नहीं हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आपके और मेरे दोनों लोगों के फ़ायदे का बात करने के लिए आया हूँ। कोर्शिया के पास एथेंस को देने के लिए जो है, वो है उनकी समुद्री सेना। उनकी समुद्री सेना एथेंस से भी बड़ी है और अगर उनकी सेना एथेंस की सेना के साथ मिल जाए, तो इनको कोई नहीं हरा सकता। इसलिए कोर्शिया के एम्बेसडर ने कहा कि इस लड़ाई में अगर आप हमारा मदद करते हैं, तो हम अपनी समुद्री सेना को आपके साथ मिला देंगे। फिर आपका जो दूसरा दुश्मन है, उसके ऊपर आप अटैक कर सकते हैं और आप उस किंगडम पर कब्ज़ा कर सकते हैं। उसमें हम आपका पूरा सपोर्ट करेंगे। बस यही है जो कोर्शिया आपको दे सकता है। अब ये आपके ऊपर है कि आप हमारा मदद करिए या फिर उनका मदद करिए। इस एम्बेसडर का बात खत्म होने के बाद फिर कोरिन्थ के एम्बेसडर को बोलने का मौका मिला। कोरिन्थ के एम्बेसडर ने कहा कि हमारी किंगडम आपके किंगडम के साथ पहले भी बहुत सी लड़ाइयों में साथ दे चुकी है और आपने भी हमारा बहुत मदद किया है। हमारा बहुत पुराना रिश्ता है और हम दोनों एक दूसरे के हमेशा काम आए हैं और यहाँ पर भी जब आज कोरिन्थ खतरे में है, तो आपका ये मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आप कोरिन्थ का साथ निभाइए। और इसी तरह के बहुत से बड़े-बड़े और इमोशनल बात करने के बाद कोरिन्थ के एम्बेसडर का भी बात खत्म हो गया। फिर उसके बाद राजा ने अपने कोर्ट में बैठे अपने लोगों के साथ बात किया और समझा कि हमें किसका मदद करना चाहिए और ऐलान ये हुआ कि एथेंस की आर्मी कोर्शिया का मदद करेगी और इस तरह से कोर्शिया ने सिर्फ मदद मांगने के बजाय एथेंस को उसका फ़ायदा दिखाकर एथेंस को अपने तरफ कर दिया और अपना जीत फिक्स कर लिया। जहाँ पर पावर का बात होता है, वहाँ पर भलाई का कोई मतलब नहीं रहता है, वहाँ पर सिर्फ पावर देखा जाता है। अब चलिए वो सिचुएशन देखते हैं जहाँ पर ये लॉ अप्लाई नहीं होता है। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खुद को बहुत ही ज़्यादा दानवीर और अच्छा दिखाना चाहते हैं। उनसे अगर आप उनके फ़ायदे का बात करेंगे, तो शायद वो आपका मदद ना करें। इसीलिए आपको किसी के भी सामने प्रपोज़ल रखने से पहले उस इंसान को अच्छे से समझ लेना है कि वो दान पसंद करेगा या फिर अपना फ़ायदा। दोनों समझ कर ही आप उसके सामने प्रपोज़ल रखिए, तभी आपको फ़ायदा होगा, नहीं तो पासा उल्टा भी पड़ सकता है। लॉ नंबर 14 पोज़ एज़ अ फ्रेंड एंड वर्क एज़ अ स्पाई। लोगों को दिखाइए कि आप उनके दोस्त हैं, लेकिन हमेशा उनके ऊपर एक जासूस की तरह नज़र रखिए। वो लोग जो आपके दोस्त हैं या फिर आपके दुश्मन हैं, उनके बारे में क्रिटिकल नॉलेज आपके पास होना बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देता है आपको किसी भी सिचुएशन में। आप जब चाहें उस नॉलेज का, उस जानकारी का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो अपने दोस्तों पे और अपने दुश्मनों पे हमेशा नज़र रखिए कि उनका कौन-सा ऐसा बात है जो आप अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी तरीके से आप लोगों को पहचान भी सकते हैं कि वो आपके लिए अच्छे हैं या फिर बुरे हैं। एज़ एन एग्ज़ाम्पल 7th सेंचुरी में पर्शिया में एक राजा था जो कि बहुत ही ज़्यादा क्लेवर था। पर्शिया जो कि आज का ईरान है। वो राजा अपनी सभा में, अपनी कोर्ट में रहने वाले सभी लोगों को हमेशा चेक करता रहता था। चेक करने के लिए वो जो ट्रिक इस्तेमाल करता था, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग था। वो जब भी 2 लोगों को देखता था कि उन 2 लोगों में दोस्ती बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है, तो वो उन दोनों में से एक को अपने पास बुलाता था और बुलाने के बाद वो उससे कहता था कि देखो, मुझे पता चला है कि तुम्हारा वो जो दोस्त है, वो हमारे दुश्मन देश का एक जासूस है। वो हमारे कोर्ट में रहकर हमारी जासूसी करके उन्हें बताता है और ये बात मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ कि तुम उसके ऊपर ध्यान रखो कि वो क्या-क्या कर रहा है। और
इसके बाद वो चीज़ों को ऑब्ज़र्व करता रहता था और कोर्ट में देखता रहता था। अगर उसको ये दिखता था कि वो जो दूसरा इंसान है, उसका बिहेवियर कोर्ट में और राजा के लिए चेंज हो गया है, तो इसको समझ में आ जाता था कि जिसको मैंने अपना राज बताया है, उसने वो राज उसको बता दिया है। यानी वो इंसान भरोसे के लायक नहीं है। इसलिए जिसको इसने राज बताया होता था, उसको ये कोर्ट से निकाल देता था। और अगर दूसरे इंसान का बिहेवियर चेंज नहीं होता था, तो इसको पता चल जाता था कि जिसको मैंने राज का बात बताया है, उसने उस राज को अपने तक ही रखा है, उसने इसको नहीं बताया है। यानी वो भरोसे के लायक है और वो उसको अपने कोर्ट में प्रमोशन भी देता था। और इसी तरीके से राजा अपने कोर्ट में बेस्ट और वफ़ादार लोगों को रखता था। अब चलिए वो सिचुएशन देखते हैं जहाँ पर ये लॉ अप्लाई नहीं होता है। जैसे आप दूसरों का जासूसी करेंगे, वैसे ही दूसरे और आपके दुश्मन आपका जासूसी करेंगे। इसीलिए ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आप अपने पास, अपने करीब जितने भी लोगों को रखें, वो बहुत ही ज़्यादा भरोसेमंद हों। उनमें कोई भी ऐसा इंसान ना हो जो आपके दुश्मन का मदद करने वाला हो। नहीं तो जितना आप अपने दुश्मन का जासूसी करके फ़ायदा नहीं उठाएँगे, उससे ज़्यादा आपका खुद का नुकसान हो जाएगा। लॉ नंबर 15 क्रश योर एनिमी टोटली। जब भी आपको अपने किसी दुश्मन को ख़त्म करना हो, तो उसको जड़ से ख़त्म करें। उसका एक भी अंश रहने ना दें, क्योंकि अगर एक भी अंश रह गया, तो वो फिर से तैयार हो जाएगा। भले ही वो धीरे-धीरे तैयार हो, लेकिन वो वापस उठ खड़ा होगा और वो फिर आपसे बदला लेगा और वो बदला काफ़ी खतरनाक हो सकता है आपके लिए। इसीलिए जब ख़त्म करने पर आएँ, तो उसको पूरी तरह से ख़त्म कर दें और सिर्फ़ उसको ख़त्म ना करें, उसका हिम्मत भी ख़त्म कर दें कि दोबारा उसका हिम्मत ना हो आपकी तरफ देखने का। अब यहाँ पर ऑथर ने फ़ॉरेन कंट्रीज़ का एग्ज़ाम्पल दिया है, बट फिर से मैं इंडियन एग्ज़ाम्पल देना चाहता हूँ चाणक्य का। एक बार चाणक्य अपने स्टूडेंट्स के साथ यूनिवर्सिटी जा रहे थे, जहाँ पर रास्ते में इनके पैर में एक काँटा चुभ गया। काँटा चुभने के बाद इनको काफ़ी दर्द हुआ और इनके पैर से खून निकलने लगा। अपने पैर का खून रोकने के लिए इन्होंने अपने पैर पर मिट्टी लगाया और मिट्टी लगाने के बाद ये उस पेड़ के पास गए। उस पेड़ को तोड़ने लगे। थोड़ी देर बाद जब इन्होंने उस पौधे को पूरी तरीके से तोड़ दिया, तब फिर इन्होंने अपने बैग में से कुछ सामान निकाला। सामान निकाल के पानी में उसको मिलाकर, उसका घोल बनाकर उस पेड़ के ऊपर ले जाकर इन्होंने गिरा दिया। तब फिर इनके जो स्टूडेंट थे, वो इनसे पूछने लगे कि गुरुजी, आप ये क्या कर रहे हैं? इन्होंने बताया कि देखो, मैंने पेड़ को ऊपर से तो ख़त्म कर दिया है, लेकिन उसका जड़ बचा हुआ है अंदर और ये जो मैं इसके ऊपर गिरा रहा हूँ, ये चीनी का घोल है, शुगर का घोल है और इससे चींटियाँ आएँगी और चींटियाँ अंदर तक जाकर इसके जड़ को खाकर ख़त्म कर देंगी और ये दोबारा पनप नहीं पाएगा। इसी तरीके से आपको अपने दुश्मन को भी पूरी तरीके से ख़त्म करना चाहिए। ये एग्ज़ाम्पल बहुत ही सिंपल वर्ड्स में चाणक्य ने हमें दिया था। चलिए वो सिचुएशन देखते हैं जहाँ पर ये लॉ अप्लाई नहीं होता है। वैसे तो ये लॉ ऐसा है कि इसको कहीं भी इग्नोर नहीं किया जा सकता है, लेकिन बहुत बार आपका गुस्सा कुछ इतना होता है कि आप अपने दुश्मन को छोड़ना नहीं चाहते हैं। आप उसे तड़पा-तड़पा कर मारना चाहते हैं। अगर आपको ऐसा करना हो तो आप उसको अपने पास लेकर आइए और उसको अच्छे से सजा दीजिए और कहीं से भी चांस ना रह जाए उसके बचने का कि वो फिर से पनप सके। और इस तरीके से आप उसको पूरी तरीके से ख़त्म कर सकते हैं, अपने आप को सैटिस्फाई भी कर सकते हैं। ये लॉ थोड़ा-सा क्रूअल लग रहा है बट पावर। लॉ नंबर 16 यूज़ एब्सेंस टू इंक्रीज़ रिस्पेक्ट एंड ऑनर। अपनी इज़्ज़त को बढ़ाने के लिए अपनी गैर मौजूदगी का इस्तेमाल करिए। जैसे मार्केट में नोट का सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा होने से पैसे का वैल्यू घट जाता है, सेम उसी तरीके से जब आपको लोग बहुत ज़्यादा देखते हैं और बहुत ज़्यादा सुनते हैं, तो आपका वैल्यू घट जाता है। एक बार जब आपने मार्केट में या फिर अपने सोसाइटी में एक रेपुटेशन बना लिया है, एक पहचान बना लिया है, तो आपको अपनी उस पहचान को बचाने के लिए, उस रिस्पेक्ट को बचाने के लिए लोगों से थोड़ा दूरी बनाकर रखना चाहिए। अपने गैर मौजूदगी का इस्तेमाल करना चाहिए। एज़ एन एग्ज़ाम्पल, जो भी बड़े-बड़े सेलिब्रिटी होते हैं, वो जब भी कोई फ़ंक्शन उनको अटेंड करना होता है, तो वो उस फ़ंक्शन में जाते हैं। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट, 15 मिनट वो टाइम देने के बाद वहाँ पर वो कुछ भी एक्सक्यूज़ देकर वहाँ से चले जाते हैं। वो ये कह देंगे कि हमारा दूसरा मीटिंग है, हमें कोई काम है, भले ही उनको कोई काम ना हो, लेकिन वो वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पर वो अपना वैल्यू बचाना चाहते हैं। वो ज़रूरत से ज़्यादा लोगों को अवेलेबल नहीं होना चाहते हैं कि उनका वैल्यू घटे। वो चाहते हैं कि वो लोगों से दूर रहें और दूरी के कारण ही लोग उनका वैल्यू और रिस्पेक्ट बनाए रखते हैं। अब वो सिचुएशन देखते हैं जहाँ पर ये लॉ अप्लाई नहीं होता है। अगर सोसाइटी में और मार्केट में अभी तक आपका वैल्यू नहीं बना है, तो आपको इस लॉ का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि जब आपका वैल्यू बना ही नहीं है, तो आप किस वैल्यू को बचा रहे हैं। एज़ एन एग्ज़ाम्पल, जैसे अभी मैंने चैनल स्टार्ट किया है और मुझे ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं। अब अगर मैं अभी से ही उस लॉ को इस्तेमाल करने लगूँ और महीने में 1 वीडियो डालूँ, तो मेरा कोई वैल्यू नहीं होने वाला है।
इसीलिए मैं अभी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो डाल रहा हूँ ताकि मैं आपको वैल्यू प्रोवाइड कर सकूँ और आप मुझे जान सकें। जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुझे जानेंगे तभी मेरा वैल्यू इंक्रीज़ होगा और उस वैल्यू को इंक्रीज़ होने के बाद फिर मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा कि मैं उस वैल्यू को बनाऊँ। लेकिन टेंशन मत लीजिए, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूँ। जिस तरह से मैं 1 हफ्ते में आपको 2 से 3, 3 से 4 वीडियोज़ देता हूँ, वैसे इन फ्यूचर भी आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करता रहूँगा। ये लो, उन्होंने बता तो दिया बट ये अलग-अलग सिचुएशन पर अप्लाई होता है। मेरे ऊपर शक मत करिएगा इस चीज़ के लिए। सो इन चारों लॉस में से कौन-सा लॉ आपको सबसे अच्छा लगा और कौन-सा लॉ बुरा लगा या फिर कौन-सा स्टोरी आपको सही लगा? कमेंट करके बताइए। मैं पिछले वीडियो से आपसे कह रहा हूँ लेकिन आप कमेंट करके ये नहीं बताते, मेरा तारीफ़ कर देते हैं, लेकिन आप कुछ स्पेसिफिकली नहीं बताते। बताइए, मुझे अच्छा लगता है और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। इस बार मैंने 30 लाइक्स का टारगेट रखा है। उस टारगेट को पूरा कर दीजिए, मैं आपको दिल से आशीर्वाद दूँगा। चलिए, मिलते हैं अगले वाले वीडियो में। बाय।